स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। यूपी दरोगा भर्ती में मूल विधि में आज हमारा होगा अभ्यास सेट दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं किया तो जरूर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको हल कर लेंगे, बस आप ध्यान से चीजों को सुनना एक बार, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब अधिनियमित किया गया था। और ऐसा सवाल 2021 में पूछा भी गया है यूपी दरोगा भर्ती में। ठीक है, तो कह रहा साथी कि अधिनियमित कब किया गया था, तो याद रखेंगे 22 अप्रैल 2013 को अधिनियमित किया गया था। और अगर हमसे पूछेगा साथी लागू कब किया गया था, तो याद रखेंगे अधिनियमित तो 22 अप्रैल को किया जाता है, लेकिन लागू 9 दिसंबर 2013 को किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया है। अब ये अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, तो याद रखेंगे अधिनियम का विस्तार साथी यहाँ पे संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, दूसरी पॉइंट संपूर्ण भारत पर इस अधिनियम का विस्तार होगा। और ये कार्यस्थल में कौन कौन से स्थल शामिल होंगे, तो याद रखेंगे दोनों स्थल, चाहे वो आपके संगठित हो, ठीक है, चाहे वो आपके संगठित हो स्थल हो, संगठित क्षेत्र के स्थल हो, या असंगठित हो, ठीक है, असंगठित, ये दोनों, ठीक है, दोनों जगहों की बात हो रही है। चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी हो, निजी कंपनी हो, संस्था हो, संस्थान हो, कुछ भी हो, वहां पर यह अधिनियम भाई साहब लागू होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पहला हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। दूसरा सवाल हमसे यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि भैया ये किस क्षेत्र पर लागू होता है, तो भैया यह अधिनियम चाहे संगठित हो चाहे असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नहीं, कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई संस्था हो, कहीं पर भी हो, ये जो हमारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है वह जो है प्रभावी होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में जो व्यथित महिला है इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कि किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल मतलब कोई भी वर्क प्लेस हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संस्था हो सकता है, कहीं पर भी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी आयु का, यानी उस महिला की एज को लेकर के यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे वह नियोजित है या नहीं। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे जो प्रत्यार्थी यानी प्रतिवादी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य करने का अभिकथन करती हैं, उन महिला को हम व्यथित महिला बोलेंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लेते हैं, सपोज करिएगा कि ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे एक महिला नियोजित है, नियोजित मतलब अपॉइंट है, काम कर रही है, वो महिला है साथी बी। ठीक है, पहला। और एक महिला और है जिनका नाम है सी नाम की महिला है, जो कि बी नाम की महिला की दोस्त है। सब कुछ करिएगा, और इनका इस कंपनी में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कंपनी में एक यम नाम के भाई साहब हैं, रोमियो मजनू साहब, है ना। और ये भाई साहब जो है बी नाम की महिला को तो ठीक है, जो परेशानी है तो ठीक है, लेकिन सी नाम की महिला जो इन कंपनी में आ जाती है, थोड़ा सा भाई इनका वर्चस्व ज्यादा है, तो ये भाई साहब कुछ ऐसी बात, ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि मान के चलिए कि एक श्रेणी में आ जाता है जिसे हम लोग लैंगिक अपराध बोल सकते हैं साथी, है ना। या अगर स्पष्ट रूप से आप समझें तो लैंगिक उत्पीड़न में वो परिभाषा शामिल है। सपोज करिएगा कि इनको देख करके वो ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं जो टिप्पणी एक तरह से समझिएगा कि अवांछनीय है, यानी ये नहीं चाहती हैं कि हम पर ऐसी टिप्पणी करें। और ये सी नाम की महिला जो है साथी क्या कर देती हैं, ये अभिकथन करती हैं, यानी अपना बात स्टेटमेंट किसी पुलिस में थाने में रिकॉर्ड कर देती हैं। तो इन्हीं महिला को, जो ये महिला है, यानी चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, चाहे कंपनी में काम करें चाहे काम ना करें, ठीक है, इन्हीं दोनों महिलाओं को हम क्या बोलेंगे, व्यथित महिला बोलेंगे। स्पष्ट हो गया होगा ना। ठीक है, यानी चाहे वो महिला नियोजित है चाहे वो नियोजित नहीं है, और अगर किसी कार्यस्थल पर काम कर रही हैं और उन्होंने प्रतिवादी के द्वारा उत्पीड़न किए जाने का शिकायत कर रही हैं, तो ये जो कर रही हैं यही महिला ही व्यथित महिला है। पहला केस तो ये हो गया साथी किसी स्थान पर, किसी कार्यस्थल पर। दूसरा केस हो जाता है कि अगर मान लीजिए, तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर पर ऐसी कोई महिला काम कर रही है या बाहर से कोई महिला आई हुई है। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई घर है और इस घर में एक महिला रह रही है साथी, काम कर रही है, सी नाम की वर्कर है, ठीक है, और एक रिलेटिव है जो एल नाम की है और ये बेचारी इनके घर आई हुई है। पर यहाँ पर भी कोई रोमियो है ना, तो रोमियो भाई साहब ने क्या किया, इनके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी कर दी, यानी चाहे वो एल के ऊपर टिप्पणी कर दे या सी के ऊपर टिप्पणी कर दे, और इसकी इस टिप्पणी से एल हो या सी हो, इन दोनों लोगों ने क्या किया, या दोनों में से किसी ने, जो भी है,
ये अभिकथन करती हैं या इनके खिलाफ रिपोर्ट करती हैं, तो यही जो महिला होंगी, इन महिला को भी हम व्यथित महिला ही कहेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना? तो ये दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं। सी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब साथी, ठीक है? देखिए, तो ये बात लिखी कहाँ गई है? ये बात लिखी गई है धारा 2 में। व्यथित महिला का क्या मतलब होता है, हमने आपको वो चीज़ें बताई हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन करा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या-क्या बातें आती हैं? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ए नाम का कोई रोमियो है। रोमियो मतलब आप समझ रहे हैं ना? मतलब जिसका कोई काम धंधा नहीं, बस ऐसे महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करता रहता है। तो ए नाम का कोई ये रोमियो है साथी, है ना? और मान लेते हैं कि अ, कोई भी महिला है, एम नाम की कोई महिला है, ऐसा आप मान के चलिएगा, ठीक है? होता क्या है कि इस रोमियो भाई ने क्या किया, बढ़िया बाइक वाइक लेकर के ऐसे जाते हैं या ऐसे ही अकेले जाते हैं और यम नाम की महिला से टकरा जाते हैं। शारीरिक संपर्क करते हैं, ठीक है? एक बार तो सॉरी बोल के काम चल गया, पर इस रोमियो भाई की आदत बन गई है और बार-बार इस महिला के साथ ऐसा ये कर रहे हैं, ठीक है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये रोमियो भाई साहब क्या कर सकते हैं दूसरे केस में कि अग्रगमन का मतलब होता है कि कह करके किसी बात को कि मतलब ऐसे इशारों में ऐसी बात को करना जिसका मीन्स ही जो है अवांछनीय होता हो। मतलब इस यम नाम की महिला को वो चीज़ें पसंद नहीं हो, वो शब्द, वो टिप्पणियाँ, वो बातें पसंद नहीं हो, ठीक है? मतलब कि चलो मेरे साथ ऐसा करने वाला शब्द बना, ठीक है? तो ये भाई साहब ये काम कर सकते हैं। तो ये दोनों काम अगर आप गलती से इनसे टकरा गए और इन्होंने अगर आपके खिलाफ बार-बार अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं, आपके खिलाफ अगर केस करते हैं, तो ये जो दोनों आपका कृत्य है, ये दोनों जो आपका काम है, वह लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा लैंगिक उत्पीड़न में ये भी चीज़ें शामिल हो जाएगा। लेकिन ये बात बस स्टॉप पर खड़ी हुई महिला पर लागू नहीं हो रहा है, ये बात लागू हो रहा है साथी कंपनी में। कहाँ पे? कंपनी में, किसी भी कार्यस्थल पर, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि आप ए नाम का रोमियो है ये है ना? तो वो क्या करता है कि एम नाम की जो महिला है, इनसे किसी भी काम के फ़ेवर में सेक्सुअल वर्क के लिए डिमांड करता है, लैंगिक अनुकूलता की माँग करता है, ठीक है? या अनुरोध करता है, अनुरोध रिक्वेस्ट करेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे ये अवांछनीय है, याद रखिएगा। अगर केस क्या होना चाहिए साथी? अवांछनीय होना चाहिए, मतलब इनकी मर्ज़ी के खिलाफ होना चाहिए साहब, है ना? तो भी ये जो ए नाम का व्यक्ति है, वह लैंगिक उत्पीड़न ही कर रहा है, ऐसा माना जाएगा साथी, ठीक है? बस वो अवांछनीय होना चाहिए, मतलब इनकी मर्ज़ी के खिलाफ होना चाहिए। तीसरी चीज़, लैंगिक अतियुक्त टिप्पणियाँ करता है। भाई रोमियो है ये है, अच्छा महिला देखा तो उसमें ऐसी टिप्पणियाँ कर दिया जिसमें लैंगिक अतियुक्ति होगी, यानी जिसमें सेक्सुअल फिगर्स की बातें ज़्यादा रही होंगी। तो भी अगर यम नाम की महिला चाहें, तो इन पर लैंगिक उत्पीड़न का केस भाई साहब पर ठोक सकती हैं। भाई तीनों केसेस सही हैं, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। इनमें कुछ और चीज़ें शामिल किया जाएगा, जैसे ए नाम की व्यक्ति हैं, इन्हें बहुत अच्छा है, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें अश्लीलता तो आप देख रहे हैं समाज में भरी पड़ी है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, उस पर तत्कालीन सरकार की कोई योजना नहीं है, कोई रोक नहीं है, हमारे यहाँ उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसे हम वेस्टर्न कल्चर समझ के बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? जिसका दुष्परिणाम दिन प्रतिदिन सामने आ ही रहा है। तो ये यम भाई साहब ने क्या किया कि मारे वाहवाही में अभी जो रोमियो है, तो इन्हें कुछ ऐसे चलचित्र दिखाते हैं, जिनमें जो है सेक्सुअल कंटेंट शामिल हो जाती है। यानी अश्लील साहित्य अगर दिखाते हैं, तब पर भी ये काम क्या करेंगे? लैंगिक अपराध ही करेंगे साथी, ठीक है? याद रखेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी बताना, कुछ भी कहना, मौखिक रूप से बोल देना, कॉम्प्लीमेंट करना, कमेंट करना, वो सारी की सारी चीज़ें अगर एक महिला को अच्छा नहीं लगता, तो वो हो मतलब लैंगिक उत्पीड़न में आ जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए प्रश्न पूछेगा कि भैया जो लैंगिक उत्पीड़न है, ये किस अधिनियम सॉरी किस धारा में परिभाषित किया गया? तो धारा 2 में दिया गया है, क्योंकि हर बार आप पाएँगे कि धारा 3 में ऐसी बातें दी जाती हैं, पर यहाँ पे धारा 2 है, याद रखेंगे। बाकी ये तो आप वहाँ पे तत्कालीन समय में दिमाग लगा के इतना तो आप सोच ही लेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें यौन उत्पीड़न में शामिल हो जाएँगी, है ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम में नियोक्ता द्वारा या उससे अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करना आवश्यक होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है समझिएगा।
ये जो अधिनियम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, ये क्या कहता है कि भाई देखो, चाहे कोई भी वो संस्था हो, चाहे वो आपका निजी हो, चाहे वो आपका सरकारी हो, चाहे वो आपका प्राइवेट हो, यानी सार्वजनिक हो या निजी हो, पहली पॉइंट याद रखेंगे, सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक होगा क्योंकि हमें ये भी डिस्कस किए, या फिर आपका निजी हो, ठीक है। जहां पर भी सार्वजनिक हो या निजी हो, यहाँ के नियोक्ता के द्वारा अगर यहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, मान लीजिए कि ए नाम की कोई कंपनी है, प्राइवेट ही मैं बार-बार लेकर चलूँगा, और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या साथ ही 15 है। तो ये अधिनियम कहता है कि भाई सुनो, सिंपल सी बात है, चाहे आप सरकारी हो, चाहे वो आप निजी हो, अगर आपके यहाँ पहला केस क्या होना चाहिए, 10 से अधिक कर्मचारी हैं। 10 से अधिक कर्मचारी अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाएंगे, जिसे आंतरिक शिकायत समिति के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पे महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो क्या कितना होना चाहिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से होनी चाहिए, और 10 से अधिक, ठीक है, 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे, तो वहां पर आपका इंटरनल कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिसे आप बोलते हो आईसीसी, इसका गठन किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए 10 से कम है किसी कंपनी में, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे एक जिले स्तर पर साथी हमारे यहाँ स्थानीय निकाय यानी लोकल, याद रखेंगे, स्थानीय निकाय समिति है, निकाय समिति। तो आप जो है ये जिले स्तर पर होती है, हर जिले में होता है एक स्थानीय निकाय समिति, आप वहां पे जाकर के कंप्लेंट अपना करवा सकते हैं साथी, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट इसी अधिनियम के, ये जो अधिनियम है 2013 का, उस अधिनियम के सेक्शन 4 में दिया गया है। उस अधिनियम के सेक्शन 4 में ये बात कही गई है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया कि जो ये अधिनियम 2013 है, उसमें कहा गया कि भैया देखो, 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले किसी भी कार्यस्थल पर, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, प्रत्येक कार्यस्थल या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है, तो वहां पे शिकायत जो है जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति में की जाती है, और ये सारा जो काम है वो धारा 4 के तहत किया जाता है, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की डांट के तहत समुचित सरकार। अब देखिए, समुचित सरकार मतलब वही सरकार, बार बार होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी वाला, है ना। इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट, ये देखिए, या अपर जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम, या कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिला के लिए एक जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। ऐसा कहाँ पे कहा गया है, तो बहुत अच्छी बात है। इस अधिनियम की धारा 5 में साथ ही जिलाधिकारी की अधिसूचना के बारे में कहा गया कि भैया जिलाधिकारी ही इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे अपने। समझ रहे हैं मतलब कितना हैवी है। अगर भारत में ये कानून ही सिर्फ लागू होने लगे मेरे दोस्त, अभी मैं बोलता हूँ, एक बार ईमानदारी से सारे लोग काम करने लगे, 15 दिन में आप पाओगे भारत इतना हैवी देश बन जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर कोई अच्छा से करे तब तो भैया ये बात लिखी है धारा 5 में। कुछ धाराओं का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जैसे धारा 5 में ये, धारा 6 में स्थानीय परिवाद समिति, परिवाद का मतलब वही कंप्लेंट, जिसे अभी आपने जिला स्तर पे पढ़ा ना, वही चीज है, ठीक है। इसका गठन कैसे होगा और उसका अधिकार क्या होगा, ये बातें कहाँ पे किया गया, तो ये बातें धारा 6 में किया गया। धारा 4 में क्या था, आपने देखा था कि हमने स्थानीय परिवाद समिति के बारे में बात की थी, जो कि जिला स्तर पर बने, ठीक है। आगे कहता है कि भैया ये जो धारा 7 में कहा गया, जो स्थानीय परिवाद समिति होगी यानी कंप्लेंट कमेटी होगी, इसकी संरचना कैसे होगी, चलो तो ये चीजें। धारा 8 में क्या गवर्नमेंट की चीजें हैं, अनुदान और संपरीक्षा कैसे की जाएगी, अनुदान गवर्नमेंट कैसे क्या करेगा, ये गवर्नमेंट की चीजें, संसद की चीजें। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कैसे किया जाएगा, यानी धारा 9 में दिया गया है कि आप कंप्लेंट कैसे करेंगे। धारा 10 में साथ ही सुलह की बात किया गया है, यानी ये सुलह की भी बात किया गया कि अगर चाहे तो सुलह जैसी चीज भी धारा 10 में दी गई है, हो सकता है, कैसे होगा देखा जाएगा। इतना याद रखना कि धारा 10 में सुलह की बातें में प्रावधान किया गया है। करें कि अधिनियम की डांट के तहत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से डांट की अवधि के भीतर और लिखित में आंतरिक समिति को या स्थानीय समिति को कर सकती है। कौन सी अधिनियम की, यहाँ पर लिखना चाहिए था
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा डाट 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 के तहत कोई भी व्यथित महिला डाट डाट की अवधि के भीतर लिखित रूप से दे सकती हैं या आंतरिक समिति को बता सकती हैं। देखिए मेरी भाषा में समझिएगा, जो हमारा ये एक्ट है 2013 का, ठीक है, इस एक्ट का ये जो एक्ट है साथी, इस एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 9 कहता है कि भाई देखो, अगर कोई ऐसी महिला है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, मान लीजिए ए नाम की कोई महिला है और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके साथ जो है बार बार इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, वो काम करती हैं, गवर्नमेंट की जगह है, फिर भी इनके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत वह महिला 3 माह के भीतर, साथी कितने माह के भीतर, 3 महीने के भीतर इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। कंप्लेंट कहाँ पे होगा, 2 जगह है। अगर मान लीजिए समिति बनाई गई है, आंतरिक समिति, जिसे आपने आईसीसी के नाम से पढ़ा है, तो उस आंतरिक समिति में कर सकती हैं, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो आंतरिक समिति बनेगी ही बनेगी। लेकिन महिला को पता है जो समिति बनती है वो लोग भी वही से हैं, है ना। या दूसरे केस में आप जो है, जो आपके स्थानीय स्तर पर, जो अभी आपने देखा जिला स्तर पर समिति बनी है, वहां पर शिकायत कर सकते हैं। तो धारा 9 में दिया गया है, और महीना याद रखेंगे 3 मास, ये धारा 6 है, गलत हो जाएगा, धारा 5 ये सब गलत, 3 मास यानी 3 महीना के भीतर आपको जो है ये रिपोर्ट करना होगा, सकते है ना, ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा धारा 9 में क्या कहा गया, धारा 9 में कहा गया कि यार देखो ऐसी बात है, अगर आपको लगता है कि जो मैंने ऊपर केस बताया उनमें से किसी भी आधार पर अगर आपको लगता है कि आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो आप जो है इस अधिनियम का सेक्शन 9 इस्तेमाल करेंगे और 3 महीने के भीतर उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट कहाँ करेंगे, 2 जगह है। एक तो आंतरिक समिति बनेगी, ज़्यादातर महिला इसमें नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस समिति के मेंबर वगैरह सब चट्टू के चट्टू रह जाएंगे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन है कि स्थानीय स्तर पर जो समिति बनाई गई है, जो जिला में आपके होगा, वहां पे आप कंप्लेंट साथी कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यथित महिला है या जो जिनके साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है साथी, वो महिला शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण या उनकी मृत्यु ही हो जाती है साथी, ठीक है। मान लीजिए उसमें टेंशन में आकर के उनके साथ वो चीज हो चुका है और जैसे डिप्रेस में आकर के वो सुसाइड कर लेती है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, ठीक है। या वो परिवाद नहीं कर पा रही हैं, कंप्लेंट नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा, तो वहां पर उसका विधिक वारिस, ये देखिए चाहे लड़का लड़की भाई बहन कोई, या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, वकील साहब भी इस धारा के अधीन परिवाद कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। यानी अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उनसे आप भी कर सकते हैं, बस आपको वकील हायर करना पड़ेगा, ठीक है। बस आप ये काम कर सकते हैं, उनको उनकी मदद करिए, उनसे पूछिए, टच में रहिए, बस। हाँ, अवांछनीय नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना साहब, क्योंकि ये ऐसा एक्ट है ना जहाँ पे ये भी कहा गया अगर आप फर्जी पाएगा ना तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो ये चीजें हैं, बस वो अवांछनीय होना चाहिए, यानी महिला के खिलाफ होना चाहिए वो काम। ऐसा नहीं है कि महिला की मर्जी से अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कुछ नहीं होगा भाई साहब, है ना। अगला कह रहा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है। ये देखिए आ गए साहब, मैंने क्या कहा आपसे कि ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो धारा 14 में ये बात कहा गया है, इसमें दिया गया है कि मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद अगर हो जाता है, कंप्लेंट पाया जाता है या आप मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो उसके लिए दंड का प्रोविजन भी है। तो भैया ये बात लिखा गया है किसमें, धारा 14 में, इतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे हम आपको भारतीय नागरिक न्याय संहिता BNNS 2023 पढ़ाएंगे तो उसमें ये जब आएगा वहां पर आएगा कि केस क्या होगी, सजा क्या होगी, तो वहां पे हम स्पष्ट करेंगे। तनाव बिल्कुल मत लीजिए, सारा एक्ट वेस्ट सबको दिमाग में ऐसे चलता है, ठीक है, आपके दिमाग में भी घूमेगा। तो ये बात समझ में आ गई, सजा हो सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो यहाँ पे सेक्शन 14 के तहत, ठीक है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो। अगला, तो सबूत ज्यादातर केस में मान ही लिया जाता है, महिलाओं की बात है ना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोजक के क्या कर्तव्य होंगे। नियोजक का मतलब संचालक। जैसे आप मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए HD क्लासेज है, हम ही को मान लीजिए साहब, है ना, तो हम ये पूरा चला रहे हैं,
हमारे यहाँ हालांकि इतने कर्मचारी भी नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है भैया, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि नाम की कोई कंपनी है, तो अगर हम इसके नियोजक हैं, संचालक हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? पहला, हम कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएं, महिलाओं को महिला समझें, जानवर नहीं समझें, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा भी है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी होनी चाहिए। दूसरा, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराइए, सीसीटीवी कैमराज लगाएं और भी जो सुविधाएं हैं वो सारी व्यवस्था दें ताकि महिलाएं सुरक्षित वर्क कर पाएं। बिल्कुल है, होना भी चाहिए, ये दोनों कर्तव्य होना चाहिए, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य ही ये दोनों है। हम वैसे भी कितना पान मसाला खा के सब थूक दे रहे हैं रोड पर, हर जगह सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। तो भैया ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोई अगर सुरक्षित नहीं होती तो वो नारी है। कंकालों का देश है हमारा ये देश, है ना। चलिए अब ध्यान देंगे अधिनियम की धारा 19 में क्या कहा गया है। आप कहोगे सर कूद कूद के क्यों धारा पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी धारा हैं, अगर सब कुछ पढ़ते रहेंगे ना तो हम लोग वकील बन जाएंगे, है ना। हम लोग को ऐसा ही दरोगा बनना है, तो वकील नहीं बनना है, ठीक है। धारा 19 में नियोजक के बारे में कहा गया कि भाई जो नियोजक होगा उसका काम क्या होगा। पहला, कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराइए। पहली बात तो ऐसा ना हो कि महिला सुरक्षित ना हो। दूसरी, कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं, समझाए जाएं, बताए जाएं, सूचनाएं दिए जाएं। लेकिन भारत में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे देश के लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता है, सब चीज पढ़ लेंगे लेकिन हमारे यहाँ के कानून का भी ज्ञान नहीं रखना चाहते हैं। अगली चीज, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को अगर कंप्लेन मिलता है परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए उन्हें जो भी सुविधा मदद दे पाए वो सारी मदद दीजिए। अगर कंप्लेन आपके यहाँ जाता है तो ऐसा नहीं कि छिपा के बैठ जाओ, नहीं, यथास्थिति जहां तक हो पाए आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करें। ठीक है, ये सारा काम आप कर सकते हैं साथी, तो ये सब कर्तव्य होना भी चाहिए। अगला, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत जहां कोई नियोजक एक आंतरिक समिति का गठन करने एवं कार्यवाही करने में असफल रहेगा तो ऐसे जुर्माने से जो दंडनीय होगा। अगर मान लीजिए साथी हम ए नाम के कोई व्यक्ति है, एचडी क्लासेस संस्था है आपका, और हमारे यहाँ जो है 15 से 20 लोग काम करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएं। लेकिन अगर हम ये कमेटी नहीं बनाते हैं तो हमारे ऊपर जाहिर सी बात है केस होना चाहिए, लाजमी है केस होना चाहिए, और हमें इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, साथ ही 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये बात लिखी गई है अधिनियम की धारा 26 में, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, अधिनियम की धारा 26 में क्या लिखा गया है इसे समझते हैं। देखिए, अधिनियम की धारा 26 कहती है कि भाई देखो, अगर आप जो है, अगर जो नियोजक है अगर वो आंतरिक समिति का गठन और कार्यवाही करने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें 50,000 रुपए तक का दंड या जुर्माना उनके ऊपर ठोका जा सकता है, लगाया जा सकता है साथी। तो आर्थिक जुर्माना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भैया इसीलिए अगर आप कभी कंपनी वगैरह खोलना तो ध्यान रखना। अगला, साथ ही वहां पे कार्यस्थल पर महिलाओं से लेकर के हमसे उतने ही सवाल बनेंगे जितना हमने आपसे डिस्कस किया, उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। बाकी जो करंट अफेयर बेसिस सवाल होंगे उस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे जब करंट अफेयर का सेशन कराएंगे। अगला करा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को डाट को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। एक नया अधिनियम है साथी जिसे आप डोयरी एक्ट 1961 के नाम से जानते हो। अब ये जो अधिनियम है याद रखेंगे कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा 20 मई 1961 को अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया? 20 मई 1961 को, डोयरी एक्ट 1961 यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 साथी। लागू कब होता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया, और लागू कहाँ पे होता है? संपूर्ण भारत में लागू होता है। उद्देश्य क्या है साथी? उद्देश्य है दहेज को लेने और दहेज को प्रतिषिद्ध करना, लेना या देना दोनों को रोकना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सुनिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? जो डोयरी एक्ट का धारा 2 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें दहेज देने के बारे में बात किया गया है। दहेज की बात तो किया गया है, ठीक है। अत्याचार जैसा कुछ नहीं बात किया गया, क्रूरता नहीं, सिर्फ और सिर्फ दहेज के बारे में बात किया गया। अत्याचार, क्रूरता ये सब इसमें बात नहीं की गई है।
बीएनएस में क्रूरता को अभी इस बार परिभाषित किया गया है, तो जब हम बीएनएस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे क्रूरता का क्या मतलब होगा, ठीक है, क्रुएल्टी की क्या मतलब होगी, वहां बीएनएस में है तो हम लोग बीएनएस में इसको पढ़ेंगे। इस बार परिभाषित किया गया है, इसकी परिभाषा एक्सपेंड की गई है। तो दहेज को परिभाषित किया गया है धारा 2 में ड्यूरी एक्ट 1961 के। क्या कहा गया है भाई, क्या होगा दहेज? कहा गया है कि भाई देखो, दहेज से ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे संपत्ति मतलब रुपया, प्रतिभूति का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सिक्योरिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रतिभूति हो, कुछ भी है ना, जैसे शेयर हो, वो भी शेयर भी प्रतिभूति है, ध्यान रखना। अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य सदस्य को दिया जा रहा हो, तो वो सब कुछ जो है साथी क्या हो जाएगा, तो वो सब कुछ, वो मूल्यवान प्रतिभूति, वो संपत्ति, वो दहेज के अंतर्गत आएगा। ये तो आप लोग जानबा करते हैं, भारतीय समाज में तो आज भी चलता है, लेना देना, लेन देन की बात कर ली जाए, है ना, तो आप लोग शादी करना तो ये काम मत कर देना। मैं भी किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब चीजें दरोगा उरोगा बन जाएंगे, पहले डिमांड करेंगे, है कि नहीं है? वैसे भी हमारे बच्चे कहते हैं सर, जब हम लोग टॉप कर देंगे तो हमको वो दीजिएगा, थार दीजिएगा। ससन नहीं था, टॉप अपने करेंगे, थार हम देंगे। अरे वो हाउ मास्टर लोग देते हैं, बड़के बड़के मास्टर लोग, छोटा मास्टर है ना। हम लोग बस हम यही चाहते हैं कि बस पास हो जाओ। देखिए अगला, कौन सा एक अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं है, ठीक है, ये जो ड्यूरी एक्ट 1961 है, कहता है कौन सा अपराध नहीं होगा। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, दहेज की मांग करना भी अपराध है, मेहर तय करना अपराध नहीं है। मेहर ये मुस्लिम शरीयत ला में साथी होता है, तो मेहर की राशि तय करना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और हमसे ये पूछा कौन सा नहीं है, तो बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न में राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए दहेज, इसके अंतर्गत दहेज का लेना, दहेज का देना या दहेज की मांग करना ये दंडनीय अपराध है, जबकि मेहर की राशि की तय किया जाना ये दंडनीय अपराध नहीं है। अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है, जरा सा ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत दहेज देना और दहेज लेना एक दंडनीय अपराध है। धारा 3 के तहत, इस धारा को थोड़ा ध्यान दिमाग में रखिएगा, धारा 3 में बताया कि इस बात, धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या दहेज लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। समझिएगा भाई साहब। धारा 3 में क्या कहा गया है? धारा 3 में कहा गया कि भैया 1961 के बाद से, ठीक है, 1961 के बाद से अगर आप दहेज देते हैं या दहेज लेते हैं या किसी भी व्यक्ति को उकसाते हैं कि भैया अपने लेकर सदम दहेज वाला ले लिया, तो आपको कारावास हो सकता है। कितने साल का? कम से कम 5 साल का हो सकता है, उससे कम नहीं हुई, और या तो आपके ऊपर 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए भैया दहेज ना लीजिए ना दीजिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शासित का उपबंध किया गया है? शासित किया गया है, अब देखिएगा ये बात समझ में आती है साथी। शासित मतलब होता है कि एक तरह से समझिएगा कि रोक, सजा, ऐसा, ठीक है। तो धारा 4 में क्या कहा गया है? दहेज मांगने के लिए शासित का उपबंध किया गया है। तो धारा 4 में क्या कहा गया है, सुनिएगा, ये बात दिया गया है धारा 4 में। तो ऐसे पूछेगा दहेज मांगने के लिए शास्ति का उपबंध किस धारा में किया गया है, तो आप बताना धारा 4 में। धारा 3 में तो परिभाषा है, धारा 4 में ये चीजें। धारा 4 क्या कहता है, सुनिएगा, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति वधु या वर के माता पिता, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेंगे, तो वह न्यूनतम 6 मास तक का कारावास, जिसे अधिकतम 2 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकेगा, और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, जहां 3 में आपने देखा कि अगर आप दे दिए तब आप गुनहगार हो जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मांग कर लिए सिर्फ, तो आपको 6 माह तक का मिनिमम
और मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो भैया इसको ध्यान रखिएगा, ताकि रोकने के लिए ये सारा प्रोविजन किया जा रहा है। अगला, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की डाँट के तहत दहेज लेने देने या लेने के करार को शून्य घोषित किया गया है। करार शब्द यहाँ पे ध्यान रखिएगा। करार का मतलब जैसे मान लीजिए कि वचन हो या कोई ऐसी बात हो, करार कर दिया गया हो और आप कहो नहीं, हम न्यायालय में जाकर के उस करार को दिखाएँगे, तो वो चीज़ें मनाही किया गया है कि ऐसा नहीं आप कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट हो, आपने पहले कर लिया है कि इसी पर साइन करेंगे तब जाके हम विवाह करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है साहब, दहेज लेने देने या लेने के करार को शून्य घोषित कर दिया गया है। ये जो देखिए दोनों ऑप्शन सेम है साथी, चाहे वो आप धारा 5 कहिए, चाहे वो आप धारा 7 कहिए। तो ए कहिए या आप धारा सी कहिए साथी, है ना? इसे थोड़ा-सा सही कर लेंगे, ये दोनों सेम हो गया है, ठीक है? देखो सेक्शन 2 सेक्शन समझते हैं, 4A इसको समझते हैं और धारा 5 को समझते हैं। 4A में क्या कहा गया? 4A में कहा गया, देखिए धारा 4A कहता है कि भाई देखो, जो दहेज के संबंध में जो विज्ञापन है उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे आजकल आप मैट्रिमोनियल साइट वगैरह देखते होंगे, उसमें डिमांड नहीं किया जाएगा, दहेज जैसा कोई मांग उसमें भी नहीं किया जा सकता है। यानी धारा 4A के तहत कहा गया है कि कोई व्यक्ति दहेज देने या लेने का पेशकश करके, ठीक है, या दहेज की मांग करके कोई विज्ञापन प्रकाशित, मुद्रित या प्रसारित नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट वगैरह देखते हैं तो उसमें दहेज जैसा कुछ लिखा-उखा नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक की सज़ा आपको मिल सकती है या 15,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धारा 5 क्या कहता है साथी? इसके अंतर्गत दहेज लेने या लेने के लिए करार शून्य होगा। यानी दहेज लेने या देने का कोई भी करार, कोई भी एग्रीमेंट वो साथी शून्य होगा। इसका मतलब ये कि ऐसे किसी एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि आप उस एग्रीमेंट को दिखा करके कि हमने एग्रीमेंट लिया था कि हमसे शादी करेंगे तो इतना रुपया हमको देंगे ही देंगे। वो सब नहीं माना जाएगा। अगर आपने पैसा लिया है तो दहेज माना जाएगा, बात इतनी सी है, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट आप दिखाओ कि नहीं इनके पिताजी हमसे एग्रीमेंट कराए हैं तब ब्याह कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके वारिसों की फायदे फायदे के लिए होना उपबंधित है? ये काफ़ी अच्छा अधिनियम था और ज़्यादातर डोरी एक्ट में इस वाले एक्ट का प्रयोग करते हैं और ये है साथ ही सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ऐसा क्या कहा गया है? इसे थोड़ा समझते हैं, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट। क्या है अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना बंधित किया गया है। इसके तहत क्या कहा गया है? देखिए, पहले पॉइंट कि जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, प्राप्त किया जाता है, वह व्यक्ति उस स्त्री को हस्तांतरित करेगा। जैसे मान लीजिए ये ए नाम का ससुराल से ही ज़्यादातर संबंधित रहते हैं। मान लीजिए कि ए नाम की कोई महिला है और इन महिलाजन के ससुर साहब हैं, क्या कहा जाए उनको? इनको डी नाम दे दिया जाए, दुर्गादास साहब, ठीक है? इन दुर्गादास साहब भाई साहब ने क्या किया है? ये दुर्गा भाई साहब ने क्या किया हुआ है? दहेज ले लिया हुआ है, ठीक है? मान लीजिए पैसा इन्होंने ले लिया है। तो ये कहता है कि यदि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है, तो विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर इस महिला को हस्तांतरित आप करेंगे, ठीक है? दूसरा, यदि दहेज विवाह के समय या उसके बाद प्राप्त किया गया हो, ठीक है? तो जिस समय विवाह हो रहा हो, उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा, यदि दहेज उस समय प्राप्त किया गया था, जब स्त्री अगर नाबालिग रही हो, तो 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, उसके बाद 3 महीने के भीतर आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि संपत्ति प्राप्त करने की हकदार स्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो उसके वारिस उस संपत्ति के हकदार होंगे। जो-जो चीज़ें दी गई हैं ना, वो सब कुछ निकाल लिया जाता है जब किसी के ऊपर डोहरी एक्ट लगाया जाता है साथी। यही वो अधिनियम है साथी जिसके तहत कहा जाता है कि अगर 7 विवाह के 7 वर्ष के अंदर महिला की मृत्यु हो जाती है तो लोग डोहरी अधिनियम ठोकते हैं और पूरा पैसा वसूलते हैं। भाई साहब 1961 का प्रयोग करके इतना-इतना सामान लिखवा देंगे कि आदमी फँस जाता है बुरी तरह से, ठीक है? ये केस था साथी विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। इसमें कहा गया, इसमें न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, यह निर्णय दिया कि जहाँ पत्नी की असमान परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हो गई है,
और तंग किए जाने की या क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु की पूर्व बयान दिया गया हो, वहां अभियुक्त व्यक्ति की दोष सिद्ध मान्य होगी और इनके वारिस साथी हकदार होते हैं, लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ये विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद है और इस वाद में इन्होंने ऐसा कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान एवं विचारण के संबंध में उपबंध दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है कि जो अपराध है उनको संज्ञान या उस पर विचारण कौन करेगा, कैसे करेगा। तो ये पूरा का पूरा फंडामेंटल सेक्शन 7 में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी चौथा। देखिए धारा 7 के तहत अपराधों के संज्ञान एवं विचारण के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा 7 के तहत अपराध का विचारण ये महानगर मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि भैया ये जो सेक्शन 7 है इसमें जो अपराध का विचारण है किसके द्वारा किया जाएगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट ये कर सकते हैं या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। इसी अधिनियम के तहत कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को संज्ञान में किन आधारों पर लेती है। पहला, अगर उसको अपनी जानकारी हो या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस की रिपोर्ट पर। ध्यान रखिएगा, पहला तो अपनी जानकारी पर न्यायालय संज्ञान में लेगी, दूसरे पुलिस की रिपोर्ट पर। तीसरा, अगर कोई अपराध से व्यथित कोई व्यक्ति है वो आता रहता है या उनके माता पिता या अन्य नातेदार के द्वारा ये चीज किया जाता है, या मान्यता प्राप्त कोई कल्याण संस्था है या संगठन है साथी, इनके द्वारा अगर परिवाद किया जाता है, परिवाद माने कंप्लेंट किया जाता है, तो भी न्यायालय इनको संज्ञान में लेगी, अन्यथा किसी अन्य वजह से संज्ञान में नहीं लेगी। ऐसा नहीं कि पड़ोसी घर का जाके बता दे, नहीं, तब नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में उपबंधित है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर ऐसे लागू होंगे मानो वो संज्ञेय अपराध है। सिंपल सी बात है। ये जो ये अधिनियम है साथी, सेक्शन 8 जो हमारी डोरी एक्ट 1961 का सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 क्या कहा गया है, सेक्शन 8 में कहा गया है कि देखिए जब हम भारतीय न्याय संहिता, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे आप BNNS कहते हो, अगर उसमें इस केस के अधीन यानी किसी भी महिला के साथ दहेज को लेकर के कोई केस सामने आया है, तो उसके में जब हम BNNS 2023 को देखेंगे तो उसमें माना जाएगा कि ये जो मामला है ना वह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो है वो अजमानती होता है, अजमानती यानी जमानत नहीं मिलती साहब इसमें। पहला, दूसरा, अगर ये केस ठोका गया है तो असमनीय भी होगा। असमनीय का मतलब होगा कि आप इसमें समझौता नहीं करा सकते। अगर किसी भी याद रखेंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर डोरी एक्ट 1961 लगता है तो वो उस व्यक्ति के साथ ये मान के चलिए कि एक बार अगर आप कंप्लेंट कर दिए तो आप समझौता नहीं करा सकते, उनको सजा भुगतना पड़ेगा, है ना। बहुत भयंकर केस होता है ये वाला, ठीक है, इससे कोई बच नहीं पाता है। तो ये हो गया आपका धारा 8, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है धारा 8 में, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असमनीय होना सुनिश्चित किया गया है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे वर्तमान में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लिए जानेंगे, जब उसमें इस प्रयोजन के लिए बात अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा और ये अजमानती होगा और असमनीय होगा। असमनीय का मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि आप जो है समझौता करके सुलह करके काम चला लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है, क्या अपराध है, असंज्ञेय है, नहीं, संज्ञेय अपराध है। अजमानती हाँ, असमनीय हाँ, समनीय नहीं, 2 और 3 हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। जो ये इसकी धारा के अंतर्गत जितने भी अपराध आते हैं साथ ही वो अजमानती होंगे और असमनीय होंगे, ऐसा हमने डिस्कस किया है, ठीक है। दोनों बातें लिखी थी ऊपर। आगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन धारा 3 में, धारा 3 क्या था, अभी जो परिभाषा हमने बताया था, ठीक है, दहेज की परिभाषा में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा। तो प्रमाण का भार किस पर लगेगा, जाहिर सी बात है जिसके खिलाफ ये सब काम किया जाएगा साथी, तो किस पर होगा, जिस व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन हो, ठीक है। किसके खिलाफ आखिर में ये केस सब कुछ किसके ऊपर जाएगा साथी, तो जिसके खिलाफ ये अभियोजन होगा उसी के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा साथी, ठीक है।
कह रहा कि धारा 8 क में दिया गया है, जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया गया है। ये सब उसी को भाई साहब प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है कि जो अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो 8 ख के तहत किया जाएगा, याद रखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा साथी किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, दहेज मांग। तो ये थे साथी, यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। आगे के सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे जो और भी सवाल बन सकते हैं, एक वीडियो में और 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो महिलाओं से संबंधित कानून है उस पर।